हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 37 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि पटकाई बूम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमालयी श्रृंखला। क्या होगा? हिमालयी श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है। अगला है कि भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलेंसिकी। क्या हो जाएगा? हेलेंसिकी स्थान पे। ठीक है। वर्ष 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में एक व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक पदक यानी कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय बनकर केडी जाधव ने इतिहास रचा था। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे पूछा है कि आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथी। अगला प्रश्न है कि विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, डैश के रूप में वर्गीकृत होंगी? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? मध्यम उद्यम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होता है या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। क्या होगा? एवोगाद्रो का नियम होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजना अंतराल अवस्था यानी कि इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा समसूत्र यानी कि माइटोसिस। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू करी गई थी। ये पंचवर्षीय योजना शुरू से लेकर अब तक का जो भी था, मतलब 2017 तक का, ये सभी को एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। कह रहा है कि यमुना और सतलज के बीच डैश नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि घग्गर नदी कहाँ पे स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुजुल कडफिसेस। अगला है कि 2020 में महिलाओं का यूएस ओपन जीतने वाली नाओमी ओसाका किस देश की निवासी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जापान। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है प्रश्न आपका कि पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो इसका विकल्प हो जाएगा मृदंग का। अगला है कि कर्ण छिवेन यानी कि टिनिटस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कान से। किससे? कर्ण श्वेन जो है, कर्ण छ्वेन है। क्या है? कर्ण छ्वेन। तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि कान से संबंधित होगा। इसमें क्या होता है कि आमतौर पर कानों में बजने के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यह चिल्लाहट, क्लिक या सिकराना या भनभनाहट की तरह भी लग सकता है। नहीं देखते, कान में एक तरह का साउंड क्या होता है, सराउंडिंग करने लगता है, चूस ऐसा टाइप का, है ना। चलिए कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2018। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक
ब्रिजिटल नेशन के सह लेखक हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए S.N. चंद्रशेखरन। क्या होगा? S.N. चंद्रशेखरन। अगला है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा विक्रम लिम्ये। आगे की ओर चलेंगे। पूछा प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारिता जल वाष्प का मापन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। अगला है कि प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा J.K. रॉलिंग। क्या हो जाएगा? J.K. रॉलिंग। ये बहुत शानदार मूवी है, देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश की दशाओं के कारण होने वाले तापमान की विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एथ्रियोस्कोप का। किसका? एथ्रियोस्कोप का किया जाता है। अगला है कि राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 1665। 11 जून 1665 को करी गई थी। अगला है कि छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चुनौती। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फखरुद्दीन अली अहमद। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा क्या है कि ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 यानी कि क्या था ये? 2000 ईस्वी में कुल कितना था? 2000 किलोग्राम था क्या? फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में कुल किलोग्राम में स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार वर्ग उठाया और ओलंपिक खेलों में पदक यानी कांस्य जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मतलब भारोत्तोलन बनी। ठीक है, आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। अभी तो हम सोचे कि 2000 किलोग्राम ये तो बहुत हो रहा है ना? ये 2000 ईस्वी थी। आगे की ओर चलते कह रहे हैं कि बदामी गुफा मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मंगलेश ने करवाया था। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे कि 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? घाघरा की लड़ाई, तो घाघरा की लड़ाई मोहम्मद लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, आगे की ओर चले। इसका एक तरीका याद करने का कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देख, घाघरा पहनकर चांद देखा और सो गया, है ना? तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, शायद इसका किसका? बाबर का। आगे की ओर चलते कह रहा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अब अभी हम बता रहे थे बाबर के बारे में। पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, ठीक है। खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ऐसे करके है और फिर सो गया था, ये इसका मृत्यु हो गया था। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम फर्मों को अपने समायोजित सकल राजस्व के लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए 10 साल दिया है, जो उन पर 2031 तक सरकार का बकाया है। 2021 तक दूरसंचार कंपनियों को कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे किस राज्य के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। प्रश्न पूछ रहा है अगला कि विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश।
आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वड़िंद के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। माफ कीजिएगा, बड़िंद के मैदान है, हम दौरान पढ़ दिए थे शायद, माफ कीजिएगा इसके लिए। बड़िंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है कि इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगी यानी कि नटंकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए नागालैंड। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही Q1 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक घट गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 23.9%। अगला है कि कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, थ्रस। क्या हो जाएगा, थ्रस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए चिंगम। क्या हो जाएगा, चिंगम। ओणम महोत्सव केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम, जिसे थेरु ओणम या थिरुवोनम भी कहा जाता है, मलयालम कैलेंडर के पहले महीने में पड़ा, जिसका नाम चिंगम है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भुगतान अथैया माफ कीजिएगा भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को मिला था। अगला है कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञान कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। अगले प्रश्न पे चले। कह रहे हैं कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है, तो सबसे युवा कौन हो जाएगा, हिमालयी श्रृंखला। अगला कि संविधान अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते। करा मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बकाया स्टॉक के कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, तो इसका सही विकल्प लगाइए 15%। ठीक है, अगला है कि बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो बैंजो जो है तंतु वाद्य यंत्र है। क्या है, तंतु वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है कि ओट्टन थुल्लल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है, तो खारी मिट्टी कौन नहीं है, कोलिया। कोलिया क्या है, खारी मिट्टी नहीं है। कोलिया श्रृंखला में देखिए, कोलिया श्रृंखला में गहरी जल निकासी वाली मिट्टी होती है जो जलोढ़ क्षेत्र में बनती है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यह अकबर के सेनापतियों खान जमान प्रथम और बैरम खां के लिए एक निर्णायक जीत थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान दल और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के साथ दो भारतीय मुस्लिम सहयोगियों दोआब और रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हो जाएगा 1948। अगला कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है किस राजवंश से संबंधित थे, तो इसका सही विकल्प लगाइए सातवाहन। अगला श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यार्थ नायक। क्या होगा, सत्यार्थ नायक।
अगला प्रश्न पे चले, यहाँ से रीजनिंग्स का प्रश्न है। पूछा है कि उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है। नहीं है ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसके विपरीत तो ये बॉक्स हो गया, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है, जैसे 2 के विपरीत हम 4 लिख दे, 3 के विपरीत हम लिख दे 5, और ये जो डार्क वाला बॉक्स है, ये डार्क वाला बॉक्स, इसके विपरीत हो जाएगा खाली वाला बॉक्स। अब नहीं बनाया जा सकता है, समान नहीं है ये पूछा, मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है ये पूछा है। तो देखिए ये जो सफेद वाला भाग का जो सफेद, ये जो देख रहे हैं डार्क वाला का सफेद भाग जो है, ये सफेद भाग 2 के सन्निकट होगा, इसलिए विकल्प जो है दो जो है क्या होगा, दी गई सीट को मोड़कर बॉक्स बनाने में सहयोगी होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं बनाया समान नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कर लीजिए। तो जैव ईंधन को छोड़कर अन्य सभी जीवाश्म ईंधन है जो कच्चे तेल के परिष्करण के दौरान स्व उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जैव संहिता अर्थात पौधे, कवक और पशु अवशिष्ट से प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। केरोसिन, डीजल और गैसोलीन के विपरीत जैव ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे जैव ईंधन। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए हम 4 में गुना कर देंगे 3 से और माइनस कर देंगे 5, हमें मिल जाएगा 7। फिर ये 7 में हम गुना कर देंगे 3 से माइनस कर देंगे 6, हमें अगला संख्या मिल जाएगा 15। फिर ये 15 में हम 3 से गुना करके माइनस कर देंगे कितने, 4, हमें मिल जाएगा 41। ठीक है, फिर ये 41 में कितना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे माइनस कर देंगे 7, हमें मिल जाएगा 116। फिर ये 116 में हम 3 से गुना करके माइनस कर देंगे 3, हमें मिल जाएगा 345, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सही विकल्प 4 होंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान से देखिए, आकृति ए से आकृति बी में संपूर्ण डिजाइन जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है। संलग्न छोटी डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है तथा एक निश्चित पैटर्न के अनुसार 2 छोटी डिजाइनें छायांकित हो जाती है। विकल्प 3 लगा लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो विकल्प 1 को देख लीजिए, इसका सही उत्तर आपको यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समान ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करे जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। तो कह रहा है कि कोई पंचभुज अति परवलय नहीं है। कोई पंचभुज क्या नहीं है, अति परवलय नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई पंचभुज को यहाँ पे पी से और अति परवलय को एच से डिनोट किया है, तो नहीं है तो कट कर देंगे। अब अगला करें कि सभी अति परवलय, यानी कि सभी क्या है, अति परवलय। सभी अति परवलय क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तो अति परवलय को एच से और चतुर्भुज को किस से, क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे वेन आरेख बनाएंगे तो कैसा बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर बनाने का कोशिश करें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे समाविष्ट कर देंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बना दीजिए पंचभुज, ठीक है, और यहाँ पे बना दीजिए एक अति परवलय का और एक बना दीजिए चतुर्भुज का। यानी ये P हो गया पंचभुज का, ये अति परवलय H हो गया और ये Q जो हो गया चतुर्भुज का हो गया। अब ऐसा कौन से विकल्प में होंगे अलग अलग जैसा, यानी विकल्प 3 पे चलिए देखते हैं कैसा है। विकल्प 3 जैसा कि हम अभी बनाए थे। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है। ये n में बदलाव क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा। ये W में बदलाव नहीं होगा, O वैसे के वैसे, T वैसे, E जो है इधर की ओर मुड़ेगा,
एम में कोई बदलाव नहीं, ओ में कोई बदलाव नहीं, एच में कोई बदलाव नहीं। इसका सही विकल्प तो हमें दो ही दिख रहा है, दो इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलते हैं। करा कि निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आप चयन कर लीजिए। तो आकृति अगर तीन को छोड़ दे तो अन्य सभी तीन आकृतियां जो है हर तरफ से समान है, लेकिन आकृति तीन में रेखाखंड शंकुकार छोड़ के निकट है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 13 है ना, इसका हम क्या कर लेंगे, 13 है ना 13, तो इसका हम ये 3 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें 13 मिल जाएंगे, 3 3 9 4 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 14, यानी हमें मिल क्या जाएंगे 78 मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर हम करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 4 हमें मिल जाएगा 21। सेम उसी प्रकार से हम 14 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 14 कर लेंगे, हमें 182 मिल जाएगा जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं। पूछा कि वह उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। शुक्र है और क्या है, ग्रह है और चंद्रमा है। तो यहाँ पे हो गया शुक्र, ये ग्रह में आ गया और ये चंद्रमा अलग हो गया, तो मून को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। यानी कि इसका सही विकल्प अगर हम लगाते हैं तो क्या लगा लेंगे, विकल्प 4। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे प्रश्न कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से कीजिए, इसका सही विकल्प 3 होंगे। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे दाएं कोने में स्थित डिजाइन जो है, नीचे कौन से दाएं कोने में जो स्थित डिजाइन है, 2 चरण में ऊपर बाएं कोने पर चली जाती है। 2 चरण में क्या करती है, ऊपर बाएं कोने पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आ गई बाएं कोने पे चली जाती है और ऊपर बाएं कोने में स्थित डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है, जबकि नीचे बाएं कोने में स्थित डिजाइन वामावर्त दिशा एक चरण आगे बढ़ती है और ऊपर दाएं कोने में स्थित डिजाइन एक चरण में विकर्णता नीचे बाएं कोने में चली जाती है। तो प्रत्येक अगली आकृति में क्या होगा, ऐसे ही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो इसका सही विकल्प तो हमें 1 दिख रहा है। हम जो बोले उस बात पे अगर ध्यान दिए होंगे तो प्रश्न बनाना आसान है। कह रहा है प्रश्न की उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। विकल्प 3 को पुट कर दीजिए, इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। अगला है कि कौन से विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है, ऐसे करके आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर किया जाए इस प्रश्न को तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 2 वाला जो नियम है उस पे चले। मेरा कहने का मतलब एक ये तरीका अपनाइए जो हम बता रहे हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट, जैसा कि आकृति में है, और फिर यहाँ एक डॉट है, यहाँ फिर एक डॉट है। ये डॉट मान लीजिए जैसा कि ये पहले वाले आकृति में, कौन वाले आकृति में, पहले वाले आकृति में। देखिए तो ये आकृति यहाँ से पहले यहाँ गई, क्या गई, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये वाला फल वाला जो है आधा एप्पल का जो साइन है ये यहाँ पे आ गया जैसा कि हम बता रहे हैं, और फिर ये वाला जो फल का साइन है बीच में आ गया। यहाँ वाला जो आकृति है ये कहाँ बीच में आया, जैसे कि यहाँ बीच में आ रखा है। ठीक है, अब यहाँ वाला जो आकृति है, बीच वाला आकृति है, नीचे की ओर आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका विकल्प जो है यहाँ पे देखिए विकल्प 1 आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक कीजिएगा, विकल्प 1 इसका सही उत्तर आएंगे। आशा करते हैं आप मेरे बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कह रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पोस्ट कार्ड का होगा ईमेल, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तक का हो जाएगा किंडल। क्या हो जाएगा, किंडल हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान दीजिएगा, आकृति ए से आकृति बी में दोनों डिजाइनें 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है तो विकल्प ए से ही होंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक ही पासे की
4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एल वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे होगा। अब यहाँ पे एल वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे पूछा है तो हम यहाँ पे दो चीज को कॉमन करेंगे। किसको? किन्हीं दो चीज को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे कोई दो पासा को कॉमन करके बना सकते हैं। कौन से पासे को? किन्हीं दो पासे को। तो हम यहाँ पे अगर करना चाहिए ये वाले पासे और ये वाले पासे को, तो हम डी से डी को काट दिए, एच से एच को काट दिए, तो एल का विपरीत बी हो गया, यानी विकल्प एक सही। ऐसे भी बनाया जा सकता है और शुरू से तो अब तक हम सारे प्रश्न को विभिन्न प्रकार से करके दिखाए हैं। चलिए आगे की ओर चलते। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो आप प्रश्न में इसको रख दीजिए, माइनस की जगह पे भाग और भाग के जगह पे माइनस कर दीजिए, घटाओ। तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे 67 बराबर 67। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है कि 6, 62, 214, 510 और 998, ये सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे 6 है और क्या है 62 है, फिर 200, ये 62 है, फिर 214 है और क्या है 510, क्या है 510, और अगला क्या है 998, और अगला संख्या आपसे पूछा है। हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 56 आएगा। कितने? 56। फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 152, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस करेंगे 296, फिर इसका डिफरेंस करेंगे इसका तो कितने आ जाएगा 488 आएगा, 488। तो हम कर लिए 488। फिर इसमें से इसका डिफरेंस करें तो 96 आएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने आ जाएगा 144। फिर इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 192 आ गए, ठीक है। फिर यहाँ डिफरेंस चेक करें तो 48 आ गए यहाँ पे, फिर 48। तो अगले में 192 में 48 ऐड कर दीजिए, कितने 48, तो 240 आ जाएगा। और ये 240 को हम किस में ऐड कर देंगे 700, ये किस में 488 में, 240 को 488 में, ये वाला 488 में 240 को ऐड कर दीजिए और आ जाएंगे आपके पास 228, और वो 200 यानी कि आ जाएंगे 728, माफ कीजिएगा 728 आ जाएंगे। और वो 728 को आप किस में ऐड कर दीजिए 998 में, तो आ जाएंगे 1726, जो विकल्प 2 में है, ठीक है। बेसिक रूप से कीजिए, बेटर रहेगा। कह रहा है कि राहुल ने 1,50,000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज पर एक प्राइवेट बैंक में निवेश की। यदि ब्याज दर 15% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद मिश्रधन है तो यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर P इंटू 1+R/100 और पावर कर देंगे इसका क्या समय T। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख, और इंटू में लिख देंगे 1+15 बटा में लिख देंगे 100 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.5 लाख, और यहाँ पे 1 प्लस इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 5 या 15, 5 के 20, यहाँ पे हो जाएगा 1+3y20 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे की ओर चले, इसी में आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो क्या हो जाएगा 1.5 लाख, कितने 1.5 लाख, और यहाँ पे इंटू में 20+3y20 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाई 23/20 और क्या हो जाएगा 23/20। ये 23 आया कहाँ से आपको पता होना चाहिए, तो उसका एलसीएम किए थे किसका 1+3/20 का, तो यहाँ पे 20 ही आया था ना। अब इसको काटपीट मचा दीजिए 1,98,375 आ जाएंगे, ठीक है। इसको काटिएगा तो इस वाले भाग को काटिएगा तो आपको आएंगे कितना 1,98,375 आएंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो लिख लीजिए 1,98,375 में से माइनस कर दीजिए 1.5 लाख को, आपको मिल जाएंगे क्या 48,375, जो विकल्प किसमें है 3 में निहित है, किसमें 3 में। अगला प्रश्न है आपका कि यदि स्पेस को 44 के रूप में कूटबद्ध किया और 11 को 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो पोस्टर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सभी का स्थानीय मान को आप जोड़ लीजिए। जैसे एस का स्थानीय मान 19, पी का स्थानीय मान 16, ए का 1, सी का 3 होगा और ई का 5 होगा। जोड़िएगा आपको मिलेंगे 44। उसी प्रकार से पोस्टर का पी का 16 होगा, ठीक है,
ओ का 15 होगा, एस का 19 होगा, टी का 20 होगा और ई का 5 होगा और आर का 18 होगा। ऐड कर दीजिए, 93 आ जाएंगे जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं। कह कि कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, आपसे पूछा है। ध्यान से कीजिएगा। पहले क्या कीजिए, पहले ऊपर की ओर खोलिएगा और फिर इधर की ओर खोल दीजिएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प 3। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आप चयन कर लीजिए। तो आकृति 2 को छोड़ दीजिए, तो अन्य सभी आकृतियां क्या है, हर प्रकार से समान है। तो विकल्प आप क्या लगा लीजिए, 2। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के मध्य है। अब यहाँ पे देखिए, हम करेंगे 7 + 42। क्या करेंगे, 7 + 42 यानी मिलेगा हमको क्या, 49। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 42 × 7 और प्लस कर देंगे 5, मिल जाएगा हमें 299। सेम उसी प्रकार से विकल्प 2 को उठाए तो हमें मिल जाएगा क्या, 3 + 22 कर लेंगे और बराबर हो जाएगा 25, लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब 22 में हम गुना कर देंगे किससे, 7 से और प्लस कर देंगे 5, 159। विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा क्या है, प्रश्न की किसी धातु के तार को मोड़कर 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त यानी कि वंद आकृति का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी। आप पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे दिया 324 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वर्ग की भुजा बराबर कीजिएगा तो √324 तो आ जाएगा कितना, 18 का ये होता है। अब मान लीजिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r मीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। तो यानी आप लिखिएगा क्या, πr + 2r = 4, यही ना लिखिएगा, 4 गुने भुजा यानी a, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे r × π + 2 और बराबर में लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है और लिख लीजिएगा बराबर में 2, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस में 2 और बराबर में लिखिएगा 4 × 18। कितने, 4 × 18, क्योंकि भुजा तो आपका भुजा कितना आया था, 18 ही आया था ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4 × 18 और गुने 7 और बटा में हो जाएगा 36। काट पीट मचा दीजिए, आपको मिल जाएंगे 14 मीटर जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या जिसमें 2042 और 233 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 18 और 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब यहाँ पे हम करेंगे 2042 में से माइनस कर लेंगे 18 को और क्या 233 में से माइनस कर लेंगे 13 को। तो हम ये दोनों को कर लेंगे माइनस, तो मिलेंगे क्या हमें 2024 और कितना 220 का मौसा कर लेंगे, दोनों का मौसा। जैसे 2024 है ना, इसका मौसा करेंगे तो 2 × 2 गुने हो जाएगा 11 और गुने 23, यही होगा ना 23। अब सेम उसी प्रकार से 220 का हम मौसा करेंगे तो 2 × 2 और गुने का हो जाएगा 5 और गुने 11, दोनों का मौसा निकाल लेंगे तो 2 × 2 और गुने 11 कीजिएगा, आपको मिलेंगे 44 जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 हो तो पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, मान लीजिए कि संख्याएं जो है k है, पहले लिख लीजिए k, 2k और 3k कर दीजिए, समझने के लिए बेटर होगा और बनाने के लिए भी। तो 2k + 3k कर लीजिए और बटा में 2 कर लीजिए और बराबर 45 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k बराबर 2 × 45 होगा, यानी कि 5k बराबर आपका हो जाएगा 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बराबर 18, 18 × 90 यानी कि 18 आ जाएंगे k बराबर। तो पहली तथा दूसरी संख्या का औसत निकालना है। क्या करना है, पहली तथा दूसरी संख्या का औसत। तो k + 2k और बटा में 2 और बराबर लिख सकते हैं 3k बटा ये
के और प्लस 2 के 3k/2 होगा। तो यानी कि 3 और k का मान 18 कर दीजिए और बटा में 2। अब इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, विकल्प 2 3 सही, माफ कीजिएगा विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बस 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे वैसे मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए साइकिल सवार की चाल कितना होगा, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा। तो सापेक्ष चाल बराबर लिख लीजिएगा, लिखिएगा कॉपी पे, सापेक्ष चाल बराबर 30 + x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 + x इंटू कर देंगे 6 और बराबर लिखेंगे 30 और गुने 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 + x बराबर 30 गुने 8 और बटा में 6। काट पीट में चाहिए यहाँ से, और आपको मिलेंगे क्या, इक्वेशन एक मिल जाएगा आपको 30 और प्लस x और बराबर 40, जो उधर काट पीट के लाए थे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 30 होगा। x बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, जो विकल्प 3 में नहीं थे। आगे की ओर चलते, पूछा प्रश्न की है कि वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का वादा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होती है। तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो r बराबर क्या कीजिएगा, 20/2 कर दीजिए, यानी कि 10%। अगर ब्याज की प्रभावी दर निकाले तो हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 गुने 10 और बटा में 100। काट पीट में चाहिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 20 यहाँ हो गया और ये 1 से 1 ये दर हो जाएगा 21% इसका उत्तर आएगा, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। पूरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मान लीजिए बी की जो आय है मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 100 रुपए। कितने, 100 रुपए। अब ए की आय बराबर हो जाएगा 100 + 50, यानी ए का आय कितना हो गया, 150 रुपए। तो ए प्लस बी का कुल आय कितना हो गया, ए प्लस बी का कुल आय अगर आप निकाले, कुल आय बराबर 150 का 130% प्लस 100 का कितना, 100 का 140%। 100 का कितना कीजिएगा, 140% कीजिएगा। आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 150 गुने 130 और बटा में 100 और प्लस कर दीजिएगा 100 और मल्टीप्लाई कीजिए 140/100। ठीक है, अब इसको काट पीट में चाहिए तो आ जाएंगे 195 + 140 बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 335। अब यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे, क्या कर देंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, मिलेगा हमको 335 - 250 और बटा में 250 गुने 100। अब यहाँ से घटाइए तो आ जाएगा 85/250 गुने 100। काट पीट मचा दीजिए 34% आ जाएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। ठीक है, यदि 1,40,000 मतों में 18% अभाज्य मत है तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखिए कुल मतों की संख्या आपको कितना मिला है, 1,40,000। कितने, 1,40,000 हो गए ना। अब देखिए मान्य मतों की संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,40,000 का 82%, कितने, 18% अभाज्य मत है तो इसका कितना, 82%। अब इसका 82% निकालेंगे तो 1,40,000 गुना कर देंगे 82 और बटा में कर देंगे 100। काट पीट में चाहिए तो आपको मिलेंगे कितना, 11,000, यानी 1,14,800। काटिएगा तो 1,14,800 मिल जाएंगे। ठीक है, एक के विरुद्ध डाले गए मत निकाल देंगे। अब क्या कर देंगे, एक के विरुद्ध डाले गए मत बराबर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 11,000 यहाँ पे 1,14,800 का कितना
20% निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 20%। तो यहां से देखिए 1,14,800 का कर देंगे 20/100, काट पीट मचा दीजिए, 22,960 आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि 1.2 रेशियो y और यहाँ पे समानुपात में दिया है 4.8 रेशियो कितना 7.2 हो तो y का मान पूछा है। किसका मान पूछा? y का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.2 बटा y बराबर 4.8 बटा लिख सकते हैं 7.2। तो हम यहाँ पे अगर y बराबर करें तो 1.2 गुने 72 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बटा में 48, ये एक दशमलव से दशमलव को काट के अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 1.8 जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570.24 रुपए पर बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 660 रुपए है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु का सीपी जो होगा कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा वस्तु का सीपी x रुपए। तो प्रश्न से कीजिएगा मेरे दोस्त, तो x का कितना निकाल लीजिएगा? 110% बराबर 660 का 80%। 660 का कितना? 80% निकालिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम करें तो 100 गुने लिखेंगे 110/100 और बराबर कर देंगे 660 गुने 80 और बटा में कितना कर देंगे? 100। ये 100 से 100 यहाँ से भी हम इसे कटा दें। अब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? x बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका 660 गुने 80 और बटा में कर दीजिए 110। काट पीट मचाइएगा, मिलेंगे आपको कितना? 480 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 480 रुपए। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 570.24। तो यहां से लिख देंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 570.24 और माइनस कर दीजिए 480/480 और गुना कर दीजिए 100। गुना क्या कर दीजिए? 100। काट पीट मचा दीजिए, आपको मिल जाएंगे 18.8% उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में से x% बढ़ाने पर आता है तो 210 का x% 180 के x-20% से कितना निकटतम पूर्णांक तक सही होगा? तो अब यहाँ आप देखिए हम कर लेंगे क्या? 120 का क्या कर लेंगे? 120 का 100 माइनस x% और बराबर कर देंगे कितना? 40 का 100 प्लस x%। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे 100 प्लस x% कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 120 इंटू 100 माइनस x/100 लिख सकते हैं ना। और बराबर में यहाँ लिख सकते हैं 40 100 और प्लस x और बटा में लिख देंगे क्या? बटा में लिख देंगे हम यहाँ पे 100। क्या लिख देंगे? 100 लिख सकते हैं ना। अब आगे की ओर अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,000 माइनस 120 x और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4,000 और प्लस 40x होगा ना। अब इसको घटाइए एक तरफ ला करके, तो यहाँ पे जो 120 है इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 160x और बराबर हो जाएगा आपका 12,000 और माइनस हो जाएगा आपका 4,000। तो 160x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो x बराबर आपको 50 मिल जाएंगे। ठीक है, 16×5 = 80। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे x बराबर। तो यहाँ से 210 का हम x% निकालेंगे। ठीक है, तो 210 का x% बराबर क्या हो जाएगा? 210 का 50%। तो यहाँ से 210 गुने 50 और बटा में 100 कर लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 21 × 5 = 105 आ गए। ठीक है, अब आगे चल के हम अगले स्टेप पे क्या कर लेंगे कि 180 का किसका? 180 का कितना कर लेंगे? x-20%। ठीक है, और बराबर फिर 180 का क्या कर लेंगे? 180 का कर लेंगे हम 50 माइनस 20%। ठीक है, 20%। तो हम 180 का 30% अगर निकालें, 180 का 30% निकालेंगे
तो हम क्या लिखेंगे 180 गुने 30/100 यही लिखेंगे ना। 180 गुने 30/100 और काटिएगा तो 10 से 10 10 से 10 यानी 18 54 आ जाएंगे। अब यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालिए तो उधर कितना आता है 105 माइनस 54 और बटा 54 और गुने 100 कर दीजिए। काट पीट मचाइए 94% आएंगे लगभग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 12,000 रुपए की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 रुपए हो जाती है। वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी। अब आपको पता होगा ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर वाटा 100 का पावर n होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,736 बराबर 12,000 इंटू लिख लेंगे 12,000 इंटू लिख लेंगे 1 प्लस आर बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 ही वर्ष है ना। अब आगे अगले स्टेप पे अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 20,736 और बटा में हो जाएगा आपका 12,000 और बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले स्टेप पे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिल जाएगा आपको 12/10 का क्यूब। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्यूब। हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा 100 और बराबर यहाँ पे 100 है, क्या है 100। ठीक है 100 और यहाँ पे बराबर में लिख दीजिएगा 12/10, क्या 12/10 और माइनस कर दीजिए। माइनस बाद में होगा जब हम r/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से r/100 बराबर लिख लीजिए 12/10 और -1। एलसीएम करेंगे तो 10 एक बर्तन में यानी 12 माइनस क्या हो जाएगा 10 यानी r बराबर हो जाएगा 2 गुने 100 और बटा में 10। काट पीट मचाइए 20% आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। तो क्या हो जाएगा आपका 12,000 और इंटू 1 प्लस 20। ठीक है, आर हमको पता चल गया था 20/100 और इसका पावर क्या हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे क्या हम 12,000 गुने 6/5 गुने 6/5 4 टाइम्स लिख दीजिए 6/5 और गुने फिर 6/5। काट पीट में चाहिए 24,883.20 आएंगे लगभग, जो इसका सही विकल्प 2 है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए कि उस पाइप से 5 किलोमीटर पर घंटा की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। आप पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर आप क्या लिखिएगा आयताकार टैंक का आयतन। तो मान लीजिए समय बराबर क्या हो जाएगा t सेकेंड। समय बराबर क्या t सेकेंड। तो r बराबर क्या लिखिएगा r बराबर लिखिए 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। यानी आप लिखिएगा पाई r स्क्वायर h बराबर 50 गुने 44। ठीक है, 50 गुने 44 गुने 100 और गुने 100 और गुने 21। काट पीट में चाहिए यहाँ से तो कैसे लिखिएगा 22/7 पाई का मान और गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 7 का स्क्वायर और गुना हो जाएगा कितने गुना हो जाएंगे 44 गुने 5 क्या हो जाएगा सॉरी माफ कीजिएगा गुना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 44 नहीं 5 होगा। कितने होगा 5 क्यों होगा बताते हैं। गुने 5 और गुना हो जाएगा 5/18 और गुना हो जाएगा 100 और गुने हो जाएंगे t। ठीक है, यहाँ से काट पीट मचाइएगा तो आपको मिलेंगे क्या 50 गुने 44 गुने 100 और गुने 100 और गुने 21। ठीक है, कीजिएगा तो। अब आगे की ओर चलते हैं। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से t बराबर अगर आप निकालना चाहे तो 50 गुने 44 और गुने 100 और गुने 21 और गुना कितना ये 21 है और गुना हो जाएगा 18 और बटा में आपका वो 22 गुने 7 और गुने 25। काट पीट में चाहिए 21,600 सेकेंड आएंगे। कितने आएंगे 21,600 सेकेंड 21,600
सेकेंड आ जाएंगे, और बटा आप कर लीजिएगा कितना 3600 कर लीजिएगा तो 6 घंटा आ जाएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया। उसने उसे 5/6 को 6/5 से गुना कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था। वह संख्या कौन सी है? मान लीजिए संख्या जो थी ना वो x थी, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x का 6/5 बराबर x का कितना, x का हो जाएगा 5/6, यही होगा ना, 5/6 बराबर कितना 561। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहे 6x/5 और माइनस क्या हो जाएगा 5x/6 बराबर कितना 561। ये दोनों का 5 और 6 का एलसीएम करेंगे 30, 6×5 यानी कि 6×5 यानी 66x और 6×5 यानी कि 25x। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 561। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एलसीएम करके अब इसको अगले स्टेप पे लेते हैं। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, उसको भिन्न का घटाव किए थे तो 11x हो जाएगा, 36x में से 25x घटाए होंगे तो 11x बराबर 561, और ये जो बटा में 30 था वो गुणे में चल जाएगा 561 से। अब यहाँ पे कीजिए x बराबर निकालने का काम, यानी 561 गुणे 30/11 कर लीजिए, काट पीट मचाइए 1530 आएंगे, कितने 1530, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, अकेले बी को उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। दिन का समय पूछा है, तो हम ए का और बी का A/B यानी इसका मान लीजिए 100, तो इसका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, तो इसका 2, तो इसका कितना आ जाएगा 50 दूना 100 और 50 या 150। अब ए का कार्य दिवस और यहाँ पे ए का कार्य दिवस रेशियो कर देंगे बी का कार्य दिवस, यहाँ पे सबका एफिशिएंसी निकाले थे ई बराबर यानी क्षमता निकाले थे। अब यहाँ पे कार्य दिवस कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे ये 3 गुने 6 कर दे और यहाँ पे 2 गुने 6 कर दे, तो ये 18 दिन में, ये 12 दिन में। क्लियर हो गया। यहीं से आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या कि यदि कोई 9 अंकों की संख्या जो इतना है को 72 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न को दी गई संख्या में क्या है 8 तथा 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 78y और 8 से विभाज्य है क्या है, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो ये जो बड़ा सा संख्या दिया गया इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे क्या 7 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + y, और करेंगे तो क्या हो जाएगा 44x + y। क्या हो जाएगा 44x + y हो जाएगा। और बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, बराबर बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे 44x + y आया था ना, इसको पहले सलटाते हैं। तो क्या हो जाएगा 44 + x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 54, 4 बराबर क्या होगा 54 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पे 54 - 48, 54 - 48 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x - 4y बराबर x का मान पुट कीजिए 3 गुने 6 और -4 गुने कितना 4, तो हो जाएगा कितना 6 × 18 और -16 बराबर कितने 2 आ जाएंगे। 2 यानी विकल्प 2 सही, 2 में 2 ही है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा प्रश्न की MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा काउंटा। क्या हो जाएगा काउंटा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प लगाइए क्या होगा $A5। अगला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है, तो इसका सही उत्तर होगा संचार। क्या हो जाएगा संचार में आती है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सही नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा ईमेल एड्रेस के प्रथम भाग में डोमेन
क्या है डोमेन नेम होता है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है। तो @ करता है, कौन करता है @ अगला है कि माफ कीजिएगा MS वर्ड की, क्या है MS वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बुकमार्क। क्या हो जाएगा बुकमार्क। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है। तो इसका सही विकल्प होगा 1638। कितने 1638 अंक तक। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे पूछा है कि MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्कशीट का संग्रह। इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में डैश एक्सटेंशन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा .docx। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग अपना व्यूअर और सब्सक्राइबर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।